सबसे पहले बात करते हैं इस मास्टर स्टोरी टेलर की, जेरल्ड जुरेल। इनका सफर 1925 से 1995 तक रहा। ये सिर्फ एक इंग्लिश ज़ूकीपर और कॉन्जर्वेशनिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे ब्रिलियंट ऑथर भी थे जिन्होंने 1958 में जर्सी ज़ू की नींव रखी। इनकी सबसे खास बात ये थी कि इनकी किताबें एक सच्चे एनिमल एंथुसियास्ट की रियल लाइफ पर बेस्ड होती थीं। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। जर्सी में एक पूरा जू सेटअप करना, वो भी एक डेडिकेटेड टीम के आगे पीछे, ये एक्सट्रैक्ट हमें डायरेक्टली उस जू की लाइन बाय लाइन रियलिटी दिखाता है। एक जू वर्कर की आखिर एग्जैक्ट लाइफ कैसी होती है, हम वही सब अभी लाइव एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वो वाकई सोचने वाला है। एक तरफ नॉर्मल पब्लिक होती है जो सिर्फ टिकट लेकर जू घूमने आती है, और दूसरी तरफ है जू का खुद मालिक होना और वहीं रहना। इसका सीधा सा मतलब है 2400 घंटे ड्यूटी, चाहे दिन हो या आधी रात। अगर किसी जानवर को जरूरत है तो बिना सोचे बस बाहर भागना पड़ता है। आज के इस सिनेमैटिक दिन का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। शुरुआत होगी जस्ट बिफोर डॉन, यानी सुबह होने से ठीक पहले, फिर सुबह के 8 बजे का वक्त, उसके बाद 10 बजे विजिटर्स का रश, और आखिर में शाम का शांत माहौल। एक एक करके इस पूरे नैरेटिव को ट्रैक करते हैं। सो इमेजिन करते हैं डॉन से ठीक पहले का वक्त। आसमान में एक हल्की सी येलो रोशनी फैलने लगती है। कहीं दूर से एक रॉबिन गाना शुरू करता है, और फिर जल्दी ही एक जॉयफुल ब्लैक बर्ड उसके कोरस में शामिल हो जाता है। एकदम परफेक्ट और पीसफुल शुरुआत। और यहाँ आवाजों का जो सेंसरी डिटेल है ना, वो कमाल का है। चूराकॉस की वो रिच, फ्रूटी और थोड़ी सी हॉर्स आवाजें हवा में गूंजने लगती हैं, और उसके तुरंत बाद एक व्हाइट हेडेड थ्रश अचानक से बहुत ही एक्साइटेड होकर आवाज निकालता है। बाहर कोर्टयार्ड का सीन बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसा लगता है। वेलवेट जैसे हरे लॉन्स, उन पर ओस से भीगी घास जिसमें पीहेंस बहुत ही ध्यान से कुछ ढूंढ रही हैं, और वहीं ढलती हुई धूप में एक मेल पीकॉक डांस कर रहा होता है, जिसकी शाइनी पूंछ बिल्कुल किसी फाउंटेन की तरह उठी होती है। जैसे ही 8 बजते हैं, जू स्टाफ की एंट्री होती है। एक दूसरे को जोर जोर से गुड मॉर्निंग बोला जाता है। ठंडी ताजी हवा में अचानक से बाल्टियों और ब्रशेस के टकराने की आवाजें आने लगती हैं। हर कोई चेक कर रहा होता है कि रात भर में सब कुछ ठीक तो रहा ना। अब चलते हैं मैमल हाउस की तरफ। एक बड़ी सी 2 स्टोरीड ग्रेनाइट की बिल्डिंग। यहाँ का एनर्जी लेवल एकदम अलग ही होता है। जब केजेस साफ करने के लिए गोरिल्लास को बाहर निकाला जाता है, तो वो बिल्कुल उन बच्चों की तरह उछल कूद करते हैं जो अभी अभी स्कूल से छूटे हों। उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रिक हीटर्स को खींचने लगते हैं और फ्लोरेसेंट लाइट्स तक तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस पूरी अफरा तफरी में स्टीवन नाम का एक स्टाफ मेंबर हाथ में झाड़ू लिए गार्ड की तरह खड़ा रहता है। वहीं अंदर माइक और जेरेमी, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सारा कचरा साफ करके वहाँ फ्रेश व्हाइट सॉडस्ट बिखेर देते हैं। सब कुछ वापस से एकदम परफेक्ट कर दिया जाता है। ये सब देखकर समझ आता है कि नए दिन को लेकर जानवर आखिर कितने एक्साइटेड होते हैं। सारे एनिमल्स अपने केजेस में ईगरली घूम रहे होते हैं। एटम, जो कि एक ब्लैक सेलेबजेप है, वो जाली से चिपककर अपने दांत दिखाते हुए बिल्कुल किसी इंसान की तरह ग्रीट करता है। ऊपर वाले फ्लोर पर तो अलग ही शोर मचा होता है। पैरेट्स और पैराकीट्स की एक लाउड कैकोफनी चल रही होती है, और इस शोर के बीच सुकू नाम का एक ग्रे पैरेट बिल्कुल साफ आवाज में कहता है, आई एम अ वेरी फाइन बर्ड। सच में ये जू का बड़ा ही फनी और वाइब्रेंट हिस्सा है। वहीं आसपास चमकती आंखों वाले मोंगूस अपने केजेस में इधर उधर तेजी से पटर करते हुए दौड़ लगा रहे होते हैं, और एक हैरी आर्मडिलो अपनी पीठ के बल आराम से लेटा हुआ है, जिसके पंजे और नाक कंटिन्यूअसली ट्विच कर रहे हैं। हर एक जानवर की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी नजर आती है। बर्ड हाउस के आखिर में चलते हैं, जहाँ टोरैकोस का घर है। यहाँ पीटी नाम का एक मेल बर्ड है, जिसे वेस्ट अफ्रीका में बड़ा किया गया था। जब पीटी को बुलाया जाता है तो वो ऊपर की डाल से नीचे उड़कर आता है, अपना सर पीछे झटकता है और एक लंबी हस्की आवाज निकालता है, करू 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 कू कू कू। बर्ड्स के बाद अब बारी आती है रेप्टाइल हाउस की। यहाँ पर लगभग 80 डिग्रीज का एक बहुत ही प्लेजेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इस गर्माहट में सारे रेप्टाइल्स आराम से डोज कर रहे होते हैं। यहाँ का माहौल थोड़ा शांत और थोड़ा सा ईरी होता है। सांप अपनी बिना पलकों वाली लिडलेस आंखों से बस घूरते रहते हैं। फ्रॉग्स की लगातार गल्पिंग साउंड्स आती रहती हैं, और लिजर्ड्स पत्थरों या पेड़ के तनों पर
इस तरह ड्रेप्ड रहते हैं जैसे उनमें जान ही ना हो। फिर बचते हैं सुबह के 10 और एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है। जू के गेट्स खुल जाते हैं और विजिटर्स ग्राउंड्स में फ्लड करने लगते हैं। इस वक्त जू का स्टाफ हाईएस्ट अलर्ट पर होता है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें लोगों को जानवरों से नहीं बल्कि जानवरों को लोगों से बचाना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का बिहेवियर इतना अनसिविलाइज्ड होता है कि देखे बिना विश्वास नहीं होता। सोते हुए जानवरों पर पत्थर फेंकना, उन्हें जगाने के लिए स्टिक्स से मारना, यहाँ तक कि चिंपैंजीज को जलती हुई सिगरेट्स और रेजर ब्लेड्स तक दे देना। इसलिए स्टाफ को एक एक पल विजिलेंट रहना ही पड़ता है। धीरे धीरे इवनिंग आती है और भीड़ छटने लगती है। ढलते सूरज की स्लैंटिंग रेज सीधे क्राउन पिजन्स के केज पर पड़ती हैं। दिन भर गाने वाला रॉबिन अब शांत होकर मिमोसा पेड़ पर आराम करने यानी रूस्ट करने चला जाता है। और दिन भर जो व्हाइट फेस्ड आउल्स ग्रे ट्री स्टम्प बनने की एक्टिंग कर रहे थे, वो अचानक अपनी बड़ी बड़ी गोल्डन आंखें खोल लेते हैं। फ्लावर बेड्स और रॉकरी पर लंबी परछाइयां घिरने लगती हैं। ये शाम का विजुअल वाकई बहुत कैप्टिवेटिंग होता है। शाम की इस खामोशी में अचानक चिंपांजी के बेडरूम से जोर का शोर शुरू होता है। सुनकर ही समझ आ जाता है कि वहां आपस में लड़ाई चल रही है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि रात को सोने के लिए स्ट्रॉ यानी सूखी घास आखिर किसको मिलेगी। फाइनली नाइटफॉल हो जाती है। बिस्तर पर लेटकर जब खिड़की से बाहर देखो तो चांद पेड़ों की शैडोज से धीरे धीरे अलग होता दिखता है और उसी घने अंधेरे के बीच शेरों के खांसने की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत ही हाईली एटमॉस्फेरिक और परफेक्ट एंडिंग इस लंबे दिन की। जैसे ही लायंस की कॉफ उस अंधेरे में गूंजती है, एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। जब अगला दिन निकलेगा तो क्या कल सुबह की ठंडी हवा और बर्ड्स का कोरस कुछ नए वंडर्स लेकर आएगा? मेनाजरी मैनर में लाइफ का ये खूबसूरत साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं। एक नई सफर पर फिर मिलेंगे।